सब सुबह से आप अमल देख रहे हैं। करीब 1 बजे इजलास शुरू हुआ, 5 बज चुके हैं। इजलास जारी है, लेकिन इजलास से अब अपोजिशन वॉकआउट कर गई है। अब क्योंकि अक्सरियत थी हुकूमत के पास, तो अब बिल जो है वो शिकवार मंजूर भी हो रहे हैं। लेकिन जिस अमल पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था अपोजिशन को, वो हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। लेकिन अपोजिशन अब इसको चैलेंज करने की बात कर रही है। तो अगला आने वाला जो वक्त है वो खासा चैलेंजिंग रहेगा इस हवाले से कि ये वाकई इलेक्शन जिस तरह हुकूमत सोच रही है, इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत देख रही है, वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैंने गुज़श्ता रोज़ बताया था, मेरे ख्याल में शादाब से बात हो रही थी या जी सुमैया से जी। मैंने कहा था कि जी बिल तो शायद पास हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और ये कोर्ट में चैलेंज होगा। अच्छा। और इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। इसमें तो जो कुछ कायमा कमेटियों में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर ये कि जो रिजर्वेशंस थी इलेक्शन कमीशन की, उनको भी कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स ख़ुद बनाता है और ये चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन का काम था। इसके लिए ये इतना हमारी पार्लिमानी तगोदौ जो हुई है, ये उसकी ड्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी मेरे अपने ज़ाती नुक्ता नज़र से। ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था कि ये काम किस तरह से किया जाए कि धांधली का रास्ता रोका जाए। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि अमेरिका में इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए 2000 के इलेक्शन से लेकर बाद तक के बेशुमार इलेक्शन जो भी होते रहे हैं, उन तमाम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए धांधली के, एरर के, गलती के बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं और आलमोस्ट बहुत सी रियासतों में हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रांसपेरेंट है या ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब नीयत ही धांधली करने की हो, जब इंटेंशन ये हो, और तो फिर उसके बाद नतायज उसी के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। और ये तो मशीन है, मशीन में आप जो कहेंगे वो मशीन कर देगी। लगारी साहब, किसकी इंटेंशन हो कि धांधली की जाए? नहीं, मुझसे आप ये मुझसे क्यों सवाल ये कर रहे हैं कि किसका इंटेंशन है? मैं बताता हूँ आपको। 1988 के इलेक्शन के बाद जनरल हमीद गुल ने कहा था कि हम नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी आए। ये साफ उन्होंने कहा था और इसीलिए हमने जो है ये सारी कोशिश की थी कि वो इलेक्शन में कामयाब होकर ना आए। अच्छा, इसके अलावा जब ये बेनज़ीर अपील में गई थी तो उनकी अपील मुस्तरद हो गई थी और नवाज शरीफ जब अपील में गए थे तो उनकी अपील मंजूर हो गई थी और कहा गया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया जाए। जब कोर्ट का फैसला आ चुका कि नवाज शरीफ हुकूमत को बहाल कर दिया जाए, तो 1-1.5 महीने के अंदर जो है, उससे भी कम मुद्दत में जो है, फिर दोबारा कैसे हुआ कि सदर से भी और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया गया। और इस्तीफ़ा लेने के लिए कौन गए थे ये सब आपको मालूम है। अब इस तरह सारी कहानियाँ तो नहीं बयान की जा सकती। सही। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह ऐसी है जो इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है और इंजीनियर करती है। लेकिन लगारी साहब, इसमें यह है कि अब जो माजी के जो इलेक्शंस हैं, हमें 2018 के इलेक्शन, यही हम बैठे हुए, रिजल्ट आप भी मौजूद थे, सुमैया भी, हम भी रिजल्ट सुना रहे थे। उसके फौरी बाद उस पर भी एतराज़ात बल्कि उसी रात पे होना शुरू हो गए। उससे पिछले इलेक्शन 2013 के हम देख रहे थे, उससे आरोज़ का इलेक्शन ख़ुद जरदारी साहब भी कह रहे थे उस पर एतराज़, बल्कि उन्होंने तो पूरा एक धरने की सूरत रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खुद मुस्लिम नून ने भी एतराज़ात उठाए थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी एतराज़ात उठाए थे, पश्तूनख्वा मैप के भी एतराज़ात थे, जीतने हारने वाली दोनों जमातों के। तो सर, ये एतराज़ात तो वो चलेंगे, लेकिन हम पूरी दुनिया में भी तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या काम है कि आरोज़ को बुलाए और उनका इजलास बुलाकर अपनी हिदायत जारी करें। सही। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आरोज़ का मीटिंग क्यों बुलाई थी? अच्छा, और आरोज़ जो हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो तो इलेक्शन कमीशन के माते हैं। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, क्या इम्कानात हैं और क्या एतराज़ात हैं। लेकिन रशीद रिजवी साहब हमारे साथ हैं, माहिर क़ानून है, उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बड़ी अहम कानून साजी है, आज बड़ी अहम जो तरमीम के हवाले से बिल्स थे वो हुकूमत ने मंजूर करा लिए हैं। अब इस पर एतराज़ात हैं अपोजिशन के। अपोजिशन ये कह रही है जी हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। पहले तो मुझे बताइएगा सर, कानूनी तौर पर इस पर क्या किया जा सकता है और ये किस तरह चैलेंज किया जा सकता है, फिर अदालत इस पर क्या कर सकती है? देखिए, आर्टिकल 8 के तहत तो
हर शख्स को, हर पार्टी को ये इख्तियार है कि वो कोई भी ऐसा कानून जो बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हो या आइन की किसी शिक के ख़िलाफ़ हो उसे वो चैलेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखनी है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत कि वो जो इलेक्शन कराएंगे वो इंडिपेंडेंट, फ्री और फेयर होना चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज, ये सब कुछ जो है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना चाहिए। वो पहले ही इस मशीन को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो अब आप ये उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला करके थोप रहे हैं, अपनी ब्रूटल मेजॉरिटी से फ़ायदा उठाकर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें को देखना तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं। और इस मुल्क का जो वाहिद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है वो बैलेटिंग पे हुआ है, बैलेट पेपर्स पे हुआ है, और वो 1970 का हुआ है। उसके बाद कोई इलेक्शन इतना फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। बात है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरी इदारे, शख्सियात कितना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर लोगों की नीयत ख़राब है तो मशीन भी उन्हीं के उंगलियों पे चलेगी, हमारे और आपके थोड़ी चलेगी फिर। अच्छा रशीद रिजवी साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए आर्टिकल 218 की क्लॉज जो 3 है उसके तहत, लेकिन सर पार्लियामान सबसे सुप्रीम इदारा है, अगर वो कानून साजी कर लेता है तो उसके कानून के मुताबिक तमाम इदारे ताबी नहीं होंगे कि उस पर अमल किया जाए जो कानून साजी हो गई है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन के साथ जो बाकी इदारे, झैली इदारे हों या उसके सपोर्टिंग इदारे हों, तो जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन पर नहीं आ जाएगी कि जो पार्लियामान ने कानून पास कर दिया है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाया जाए? अब तो उस पर इलेक्शन कमीशन पर ये पाबंदी आयद होगी कि जो नए अमेंडमेंट्स हुए उसको वो फॉलो करे, इसलिए कि वो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ तो जा नहीं सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को जो आइन साजी या कानून साजी के इख्तियार दिए हैं उसका भी स्कोप एक लिमिट किया गया है आर्टिकल 8 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसे कानून की शिक कि जो अगर फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है या आइन की शिक के उसके ख़िलाफ़ है तो वो चैलेंज हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ रशीद साहब आप समझते हैं कि ये जो कानून साजी की गई है उसको जब अपोजिशन चैलेंज करेगी तो आइन से मुतसादिम बज़ाहिर आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े सीनियर कानूनदान हैं, आपको बज़ाहिर ऐसी कुछ चीज़ नज़र आ रही है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी? जी बिल्कुल चैलेंज कर सकती है, बहुत इस पर कानून है कि ये देखें ना, आर्टिकल 17 जो है जिसमें ये इख्तियार है सियासी पार्टी बनाने का, ये उसमें आपको याद होगा 93 सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केस में ये तय हुआ था कि लोगों को ये सिर्फ, ये सियासतदानों को ये सिर्फ इख्तियार नहीं है, ये हक़ इलेक्शन में हिस्सा लेना, वोट देना भी उनका बुनियादी हक़ है। सही। ये मिली हुए इंटरकनेक्टेड राइट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना और उसके साथ साथ इलेक्शन में हिस्सा लेना, वोट डालना। तो ये मैं समझता हूँ उस जजमेंट के स्कोप में ये क्वेश्चन ऑफ बैलेटिंग भी सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर सकती है। ठीक है, पॉइंट आपका आया सर। लगारी साहब, अभी जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ये बाकायदा जिस तरह से ये मशीन का इस्तेमाल, ये धांधली को मज़ीद जो है वो धांधली होगी इस मशीन से। पहली बात तो ये कि जब हम कोई किसी मशीन के इस्तेमाल की तरफ जाते हैं, हम डिजिटलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ज़ाहिर सबसे पहले तो ये बात की जाएगी कि इस मशीन को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, आम लोगों तक, गोटों तक, देहातों तक लोगों को कैसे इस मशीन का इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा, टेक्निकल टीम उसको किस तरह बताएगी। असल हमें इन पर भी बात करनी है लगारी साहब। तो ये हुकूमत का कितना बड़ा इम्तिहान है। रशीद साहब, ये लगारी साहब सवाल कर रही हूँ मैं सर। रशीद साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब।
रशीद साहब, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है। जी लगारी साहब, 1.5 साल का अरसा है, ये किस तरह मुमकिन होगा कि इस 1.5 साल के अरसे में हुकूमत इस मशीन के इस्तेमाल को यकीनी बनाए तमाम लोगों तक? पहली बात यह है कि आपके यहाँ लिटरेसी रेट क्या है। दूसरी बात यह है कि कितने लोग हैं जो आपके ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ोन है, इसके ज़रिए मैं फ़ोन तो करता हूँ और इसके बहुत से प्रोग्राम जो है मैं नहीं जानता हूँ कि उसमें, मुझे नहीं मालूम है कि इसमें अगर मुझे किताब पढ़नी है तो क्या कैसे किया जाए और मैं किताब तक रसाई कैसे करूँ। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मुझे चीज़ों का इल्म ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आबादी मैं समझता हूँ जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ शायद उससे भी कम पढ़ी लिखी आबादी है और लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है। आप उनको जदीद चीज़ों में लेकर जा रहे हैं कि आप उंगली लगाएं और फिर ये करें और इस तरह से वोट डालें, तो ये आपको अपनी सोसाइटी को, अपने वोट बैंक को, अपने वोटर्स को ये समझाने में वक्त लगेगा। मैं कहता हूँ कि अमेरिका में और दुनिया में जहाँ और भी, इंडिया में और मुल्कों में भी जहाँ जहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। अच्छा, ये कैसे हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट हुए और इल्ज़ाम आया कि रूस ने इलेक्शन चोरी किए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये सीरियस इल्ज़ाम था जो लगाया गया था डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। अब जब डेमोक्रेट पार्टी जीती है तो वही इल्ज़ाम जो है वो ट्रंप की पार्टी लगा रही है कि इलेक्शन चोरी हो गए। उन्होंने ये छुप कर और जाकर कहीं ऐसी जगहों पर नहीं कहें जहां हम सुन ना सकें, ऐसी जगहों पर इल्ज़ामात लगाए गए जहां हम सुन सकते हैं। और इतने मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में भी अगर ये इल्ज़ामात आते हैं तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन चोरी हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।